हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है एक बार। आज हम आपकी कक्षा 8वीं का पहला चैप्टर और उसका दूसरा वीडियो देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने क्या पढ़ा था, पहले उसको एक बार रिकैप्चुलेट कर देते हैं। रिकैप्चुलेट करने का अर्थ है एक बार उसे रिवाइज़ कर लेते हैं। हमने पढ़ा था जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है साधारण रोग, तो हमने उसमें संक्रमण का अर्थ, संक्रमण के माध्यम, और ये जो माध्यम थे ये थे वायु द्वारा, जल द्वारा, कीड़ों द्वारा एवं संपर्क द्वारा। यानी कि इन चारों तरीक़ों से कौन कौन से रोग फैलते हैं हमने ये पढ़ा था। और साथ में हमने दो विशेष टर्म पढ़ी थी, संक्रामक काल एवं संप्राप्ति काल। तो और आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम उससे एक कदम और आगे चलेंगे। हम पढ़ेंगे डायरिया रोग के बारे में और मलेरिया रोग के बारे में। इन दोनों रोगों में कारण, लक्षण, बचाव और गृह परिचर्या क्या की जाती है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। डायरिया रोग एवं डायरिया के कारण। डायरिया रोग का बच्चों सीधा सीधा अर्थ है बच्चों में दस्त लगना। ज़्यादातर ये रोग छोटे बच्चों को होता है और उसका मुख्य कारण है गंदगी और साफ़ सफाई का ना होना। छोटे बच्चे जो बोतल से दूध पीते हैं और कई बार उनकी दूध की बोतल की जो निप्पल है वो गंदी रह जाती है, उसमें तुरंत सफाई नहीं की जाती, जिस वजह से उसमें कीटाणु पनप जाते हैं और वो कीटाणु दोबारा जब उसका इस्तेमाल किया जाता है तो मुंह में चले जाते हैं और मुंह से पेट में चले जाते हैं। इसके अलावा गंदे हाथों से खाना खाने से भी पेट में कीटाणु चले जाते हैं। ये दोनों ही कारण बच्चे को डायरिया रोग लगाने के लिए काफ़ी होते हैं। यानी कि गंदी निप्पल वाली बोतल से दूध पीने और गंदे हाथों से खाना खाने के कारण दस्त लग सकते हैं और ये दस्त लगने की स्थिति ही डायरिया है। इसके अलावा कुपोषण के कारण भी डायरिया हो सकता है। कुपोषण का अर्थ हुआ जब हमारे शरीर में जो पोषक तत्व हैं उनका स्तर जितनी हमें आवश्यकता है उतना नहीं है, तो वो हमारा कुपोषण हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर को कुपोषण रह जाता है। अब इसकी वजह से भी हमारी पाचन की क्षमता कम हो जाती है, उसके कारण भोजन पचता नहीं है और फिर दस्त हो जाते हैं। ये स्थिति भी कुपोषण को बढ़ा देती है। ये एक पूरा साइकिल हो जाता है कि कुपोषण के कारण पाचन क्षमता कम हुई, जिससे जो खाया वो भी नहीं पचा, और जब नहीं पचा तो दस्त हो गए। दस्त से फिर से शरीर में पानी की कमी हो गई और पोषक तत्व कम हो गए, तो फिर से कुपोषण और ज़्यादा हो गया। तो ये एक पूरा सर्कल बन जाता है। तो डायरिया रोग के कारण क्या क्या हुए? गंदगी, अस्वच्छता, गंदे हाथों से खाना खाना, गंदी निप्पल मुंह में जाने से, गंदे हाथ लगने से, और भोजन संबंधी किसी अस्वच्छता से भी डायरिया हो सकता है। और कुपोषण, ये कारण है डायरिया के। अब है डायरिया के लक्षण। बच्चों, डायरिया के क्या लक्षण हो सकते हैं, कि कैसे पता चलेगा कि डायरिया रोग हो गया है? डायरिया को हम अतिसार भी कहते हैं, यानी कि तेज दस्त लगना। थोड़ी थोड़ी देर बाद रोगी को पतले और बच्चों को खास करके पीले हरे रंग का शौच आता है। पेट में दर्द होती है और ऐंठन होती है, और शौच के साथ कभी कभी रक्त भी आता है। और बच्चों, रक्त का आना एक गंभीर संकेत है। उसका अर्थ है कि जो हमारी आंत है उसमें कहीं ना कहीं घाव हो गया है। फिर धीरे धीरे रोगी को कमज़ोरी आ जाती है, उसे प्यास ज़्यादा लगती है, क्योंकि दस्तों के द्वारा शरीर से पानी की अत्यधिक मात्रा निकल जाती है। जीभ सूखने लग जाएगी, और उस समय यदि रोगी को पर्याप्त मात्रा में जल ना दिया जाए तो शरीर में नमक और पानी दोनों की कमी हो जाती है, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं।
निर्जलीकरण यानी कि पानी का ना होना, निर्जल होना। तो निर्जलीकरण का अर्थ हुआ शरीर में नमक और पानी की कमी हो जाना, और ये बहुत खतरनाक होती है। इसमें रोगी व्यक्ति की नाड़ी कमज़ोर और धीमी हो जाती है, चमड़ी भी ढीली हो जाती है और पेशाब आना बंद हो जाता है। ये एक बहुत ही भयानक स्थिति है। इसलिए ऐसी कोई स्थिति ना आए तो क्या करना चाहिए? निर्जलीकरण की स्थिति में अगर ये ज़्यादा हो जाए तो रोगी व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो अब बचाव के क्या तरीके अपनाए जाए और क्या गृह परिचर्या की जाए, क्या ध्यान रखा जाए? सबसे पहली बात, रोगी को सामान्य आहार देते रहना चाहिए, उसे भूखा नहीं रखना चाहिए। यहाँ पे सामान्य आहार का मतलब ये नहीं है कि वो रोज़ जो खा रहा था उसे वही खाना है। सामान्य आहार का मतलब है हल्का हल्का सुपाच्य भोजन देना है, जैसे दही, चावल, और चावल के साथ दही, केला, इस तरह की हल्की चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन गरिष्ठ यानी कि तला हुआ मसाले वाला भोजन नहीं देना है। छिलके और बीज वाले फल और सब्जियां भी नहीं देने हैं, क्योंकि उनके अंदर रेशा ज़्यादा होता है जो दस्त की स्थिति को और गंभीर बना सकता है। छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि खाने से या दूध पीने से बार बार दस्त आएगा। नहीं, उनके शरीर में कुछ पोषक तत्वों की मात्रा जाती रहे और जल की मात्रा भी जाती रहे, इसलिए आहार लेना और दूध पीना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी और नमक की कमी को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए जीवन रक्षक घोल जो मार्केट में मिलता है उसको पानी में, फिल्टर के पानी में या उबले हुए ठंडे किए गए पानी में घोल के पिलाना चाहिए, और ये बार बार पिलाना चाहिए। अगर ये जीवन रक्षक घोल उपलब्ध नहीं है तो हम घर में भी बहुत आसानी से ये जीवन रक्षक घोल बना सकते हैं। इसमें हम उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी लेते हैं और उसके अंदर हम नमक और चीनी मिला लेते हैं। टेस्ट के लिए हम उसमें नींबू का रस भी डाल सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरल पदार्थ जैसे शरबत, शिकंजी, लस्सी, छाछ, हल्की चाय अगर रोगी व्यक्ति लेता है तो नारियल पानी, चावल का मांड, फटे दूध का पानी, ये सभी उसे देने चाहिए। और सुधार होने पर, जब उसकी स्थिति में सुधार हो जाए तो उसे नरम आहार जैसे दूध, दही, कस्टर्ड, उबले चावल आदि देने चाहिए। और जैसे जैसे स्थिति में सुधार होता जाए उसके आहार की स्थिति भी सामान्य की तरफ जानी चाहिए। अब डायरिया से बचाव के तरीके क्या क्या है? ऐसे कौन से प्रयास किए जाएं ताकि डायरिया हो ही ना? सबसे पहली बात, बच्चों का से जो संबंधित है उनकी दूध की बोतल की सफाई नियमित रूप से होनी चाहिए। जैसे ही बच्चे ने दूध पिया उसकी बोतल की सफाई हो जानी चाहिए। अगर उस वक्त नहीं करना संभव नहीं है तो उसमें गर्म पानी और साबुन डालकर रखना चाहिए, साबुन का घोल डालकर रखना चाहिए। हर बार रोगाणु रहित बोतल में ही दूध पिलाना चाहिए। रोगाणु रहित करने के लिए बोतल को अच्छे से धोकर पानी में उबालना चाहिए और दूध भी उबालकर ठंडा किया हुआ ही होना चाहिए। भोज्य पदार्थों को ढककर रखें। खाना हाथ धोकर बनाएं। खाने के सामान को ढककर रखना भी उतना ही ज़रूरी है ताकि कोई मक्खी मच्छर बैठकर उसे खराब ना करे। खाने से पहले और शौच के बाद हाथों को साबुन से रगड़कर धोएं। कटे हुए और गले हुए फल सब्जियां ना खाएं। अब हम इसके कुछ प्रश्न लेते हैं जिसकी मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। डायरिया रोग किसे कहते हैं? डायरिया रोग के लक्षण, कारण और गृह परिचर्या किस प्रकार करें, ये लिखना है आपको। डायरिया रोग से बच्चों को हम कैसे बचा सकते हैं, यानी कि बचाव के उपाय बताने हैं। और निर्जलीकरण किसे कहते हैं?
यानी कि कौन सी स्थिति है जब हम उसे निर्जलीकरण कह सकते हैं। ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में करने हैं। और अभी जो हमने पढ़ा है ये सारे प्रश्न उसमें से आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब हम एक दूसरे रोग के बारे में पढ़ेंगे, मलेरिया रोग और उसके कारण। मलेरिया रोग के बारे में शायद आपको पहले से कुछ जानकारी होगी। बच्चों, मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के कारण होता है। यानी कि जो मच्छर हमें काटते हैं उसकी एक प्रजाति है एनाफिलीज। उसका जो मादा मच्छर है उसके अंदर एक परजीवी रहता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। अब जब ये मच्छर जब मनुष्य को काटता है तो उसके मुंह से उसकी लार के द्वारा ये परजीवी मनुष्य के शरीर में आ जाता है और इसकी संख्या बढ़ती रहती है। जब इसकी संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो मलेरिया रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं, यानी कि व्यक्ति को मलेरिया रोग हो जाता है। और फिर अगर रोगी व्यक्ति को काटने के बाद मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो ये परजीवी रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में पहुंच जाता है और इस तरह से ये मलेरिया फैलता रहता है। अब हम देखते हैं मलेरिया रोग के लक्षण। जिस व्यक्ति को मलेरिया होता है उसके सिर के पिछले हिस्से में और शरीर में तेज़ दर्द होता है, उसका जी खराब हो जाता है, जी मिचलाता है, उसे बार उल्टी आती है, सर्दी लगती है और सर्दी लगने के साथ साथ कंपकपी चढ़ जाती है और फिर तुझे बहुत तेज़ बुखार आता है और फिर उतर जाता है बुखार और उतरते समय पसीना आता है और ये स्थिति बार बार होती है। अब है किसी को अगर मलेरिया रोग हो जाए तो उस समय उसका क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, मलेरिया रोग के रोगी को विश्राम की आवश्यकता होती है, उसे आराम करने दिया जाए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसे दवाई देनी चाहिए या उसका टेम्परेचर लेना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए। उसे हल्का भोजन देना चाहिए। हल्के भोजन से यहाँ पे अभिप्राय है कि उसे हम सब्जियों का सूप, दाल का पानी, थोड़ा दूध, इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। ठंडी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। बुखार उतरने पर असावधानी नहीं करनी चाहिए। इसका अर्थ ये है कि बुखार उतरने पर ये नहीं सोचना चाहिए कि अब व्यक्ति ठीक हो गया है। मलेरिया रोग का लक्षण है तेज़ बुखार का बार बार चढ़ना, तो बुखार उतरने पर बाहर घूमना नहीं चाहिए। अब है बचाव कैसे किया जाए कि ये मलेरिया हो ही ना। तो सबसे पहली बात, जो इसकी जड़ है मच्छर, उनको ना पनपने दें। अपने आसपास, घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, साफ़ सफाई रखें। गलियों और घरों में मच्छरों को मारने के लिए दवाइयों का छिड़काव करवाएं। मच्छरदानी का उपयोग करें सोते समय। नीम की पत्तियों का धुआं कर सकते हैं मच्छरों को मारने के लिए। घर का कोई कोना ऐसा नहीं होना चाहिए जहाँ पे धूप और प्रकाश ना आए। जहाँ पे भी ऐसे कोने हैं वहाँ पे दवाई डलवानी चाहिए और साफ़ सफाई रखनी चाहिए। और हम मच्छरों को मारने वाली क्रीम भी शरीर पर लगाकर सो सकते हैं। तो अगर हम ये सारे उपाय अपनाएंगे तो हम मलेरिया रोग से ज़रूर ही। तो बच्चों, अब हम कुछ पुनरावलोकन प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस कारण से होता है। दूसरा, ये किस मच्छर के द्वारा फैलता है। यहाँ पे आपको मच्छर का नाम बताना है। तीसरा प्रश्न है, मलेरिया रोग के लक्षण बताओ। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग की स्थिति में क्या गृह परिचर्या करनी चाहिए और किन उपायों को अपनाकर मलेरिया रोग से बचा जा सकता है। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 5 प्रश्न हैं इसमें भी टोटल, और जो हमने पढ़ा है अभी, ये प्रश्न पाँचों के पाँचों उसी में से आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। ये सभी प्रश्न आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। तो हमने आज 2 टॉपिक लिए हैं, एक डायरिया रोग और एक मलेरिया रोग। अब अगली बार हम क्या अध्ययन करेंगे, खसरा रोग एवं आँखें दुखना। खसरा रोग और आँखें दुखना, इन दोनों ही रोगों के लक्षण
कारण, गृह परिचर्या, रोगों से बचने के उपाय और रोगों के समय क्या आहारीय उपचार करना चाहिए, ये हम अध्ययन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा और आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और घर में ही रहेंगे और सीखते रहेंगे। थैंक यू। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में पार्ट 3 में।